Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 11 June 2024. तो आज हम 11 जून 2024 के कुछ important current affairs डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important current affairs हो सकते हैं. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल न्यूज, जिसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है. देन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय समाचार में. उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव या पॉलिसी लॉन्च की गई है तो वो स्टेट न्यूज से हम देखेंगे राज्य समाचार में. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग और वित्त समाचार, कुछ डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार, खेल समाचार, इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों की कुछ खबरें, कुछ इस्तीफे और नियुक्तियां, यानी रिसेंटली अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आज के क्लास की समरी की सारांश क्या रहा है, कंप्लीटली क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की. सो लेट्स क्विक रिवाइज द और लेट्स स्टार्ट द सेशन. So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें. हम छवियों को हटा देंगे. स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. अगर मैं बात करूं तो ये न्यूज आ रही है यूनाइटेड नेशन से. यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसके अभी इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं सितंबर में, जून में इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं, अपॉइंटमेंट सितंबर से होगा. यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड थे डेनिस फ्रांसिस. अभी उनकी जगह कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फाइलमोन योंग अभी उनकी जगह लेंगे. तो कैमरून पीएम है फाइलमन यंग, जो अभी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं 79 सेशन ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. क्लियर. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज. तो भारत ने विदेशी बंदरगाह संचालन का विस्तार किया, बांग्लादेश में मोगला बंदरगाह को लक्षित किया. तो भारत बांग्लादेश में मोगला बंदरगाह के प्रबंधन पर नजर गड़ाए हुए है. इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है. ईरान में चाबार और म्यांमार में सितवे की सफलता के बाद भारत अपने वाणिज्य और सुरक्षा हितों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है. विदेशी बंदरगाह संचालन का विस्तार भारत की व्यापक रणनीतिक पहलों का हिस्सा भी है. क्लियर. तो भारत ने विदेशी बंदरगाह संचालन का विस्तार किया है और बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह को लक्षित किया. क्लियर. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज. तो इंटरनेशनल न्यूज कहती है पुर्तगाल प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगी. तो पुर्तगाल अपनी गोल्डन वीजा योजना को अनुकूल करने की योजना बना रही है. इसमें अगर मैं बात करूं तो विदेशी धनाढ्य लोग जो निवास अधिकार चाहते हैं उनके स्थानीय लोगों के लिए किफायती आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. योजना प्रवासियों के लिए आवास प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी. यह पहल आवास समस्याओं को हल करने के साथ साथ विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का भी लक्ष्य रखती है. क्लियर. तो पुर्तगाल यूज करेगी गोल्डन वीजा स्कीम टू हेल्प माइग्रेट. नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज. तो फ्रेंच प्रेसिडेंट डिसॉल्व पार्लियामेंट आफ्टर ईयू इलेक्शन डिफीटेड. तो यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में हारने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नेशनल असेंबली को बंद कर दिया है. अति दक्षिणपंथी रासलबेट नेशनल ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की 31.5% वोट के साथ. मैक्रोन की रेनेसा पार्टी को केवल 15.2% वोट मिले, जिससे त्वरित संसदीय चुनावों की मांग उठने लगी है. नेक्स्ट इज भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व मंडल 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में शामिल. तो
112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया है। कहां पर कंडक्ट किया गया है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां पर भारत की तरफ से रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने पार्टिसिपेट किया। तो आपको याद रखना है यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का 112वां 112 सेशंस जेनेवा बेसिकली स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया, जहां पर भारत की तरफ से सुमिता डावरा ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इज जलीय कृषि ने पहली बार जंगली मत्स्य पालने को पीछे छोड़ा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 जारी की है। रिपोर्ट में मत्स्य पालन और जलीय कृषि की वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति और रुझानों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 2022 में पहली बार जलीय कृषि उत्पादन ने मत्स्य पालन को पार कर दिया। यह मील का पत्थर वैश्विक खाद्य उत्पादन में जलीय कृषि के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। तो प्रियंका जरी खोली जो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बन गई हैं, जिन्होंने अभी लोकसभा इलेक्शन जीता है। तो प्रियंका जली खोली लोकसभा में जीत पाने वाली सबसे युवा आदिवासी महिला बनी है। तो ये कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी है प्रियंका जारकीहोली, जिन्होंने चिक्कोडी से जीत हासिल की है। उन्होंने मौजूदा सांसद और भाजपा नेता अन्ना साहेब जोल्ले को हराया है। प्रियंका जारकीहोली स्वतंत्रता के बाद कर्नाटका से एक अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है। भाजपा ने चिक्कोडी को छोड़कर मुंबई कर्नाटका की सभी सीटें जीत ली। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। तो राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो मुख्यमंत्री है राजस्थान के भजन लाल शर्मा, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जो वो महाराणा प्रताप सर्किट है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी 100 करोड़ रुपीस। तो निधियों का उपयोग महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के विकास के लिए किया जाएगा। उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती समारोह के दौरान यह घोषणा की गई। मेवाड़ के महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती 9 जून 2024 को मनाई गई और इसी के उपलक्ष्य में ये डिक्लेरेशन किया गया, ये घोषणा की गई। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो आरबीआई की दूसरी द्विमासीय एमपी बैठक 2024 अभी कंडक्ट की गई है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 जून 2024 को आयोजित की और रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखा। भारत की फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 7% से बढ़ाकर इस मीटिंग में कितना कर दिया गया है? 7.2% कर दिया गया है। बैंकों की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन में सुधार के लिए थोक स्थिर जमा की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उसके साथ साथ ई जनादेश सुविधा के तहत नए समावेशों की घोषणा की गई, जिसमें फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और यूपीआई लाइट वॉलेट बैलेंस के लिए स्वचालित पुनः पूर्ति शामिल है। आरबीआई ने अपनी हैकाथॉन हम्बर्गर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे संस्करण की भी घोषणा की है। क्लियर? तो आरबीआई की दूसरी द्विमासिक एमपी बैठक 2024 की मुख्य बात है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। सेबी ने क्रेस को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर पर केवाईसी जानकारी अपडेट करने का बेसिकली निर्देश दिया। व्हाट इज केआरएस रजिस्ट्रेशन? नो योर कस्टमर इज केवाईसी एंड रजिस्ट्रेशन एजेंसी इज बेसिकली केआरए। तो 6 जून को सेबी ने सर्कुलर जारी करके जिसमें नो योर कस्टमर पंजीकृत एजेंसी को 1 अगस्त 2024 से केंद्रीय केवाईसी रजिस्टर रिकॉर्ड रजिस्टर पर ग्राहक केवाईसी जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया है। केआरएस को मध्यस्थों से सत्यापित केवाईसी जानकारी 7 दिनों के भीतर अपलोड करनी होगी, जो पहले की 10 दिन की आवश्यकताओं से कम है। कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए मौजूदा केवाईसी जानकारी 1 अगस्त 2024 से 6 महीने के भीतर अपलोड की जानी चाहिए। सेबी के नए दिशा निर्देश ग्राहक ऑनबोर्ड प्रक्रिया को सरल बनाने और पंजीकरण के समय को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो मुथूट माइक्रोफिन और एसबीआई ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सह ऋण साझेदारी की घोषणा की है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मुथूट माइक्रोफिन एंड एसबीआई, जिन्होंने को लेंडिंग पार्टनरशिप अनाउंस किया फॉर वुमेन एम्पावर एंटरप्रेन्योरशिप।
तो साझेदारी विभिन्न आय सृजन गतिविधियों में संलयन संयुक्त देयता समूह के सदस्य को 10,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करेंगे। तो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ सकें उसके लिए लोन दिया जाएगा महिलाओं को, और मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम कितना लोन होगा, 3 लाख तक का लोन होगा। इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद करना है। मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड भारत की 5वीं सबसे बड़े एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जिसका मुख्यालय कोची केरल में शामिल है। नेक्स्ट इज अश्व फाइनेंस लिमिटेड ने एमएसएमई को असुरक्षित व्यवसायिक ऋण प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अश्व फाइनेंस लिमिटेड ने एचडीएफसी बैंक के साथ एक सह ऋण समझौता किया है ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बेसिकली उद्यमों को बिना जमानत के व्यवसायिक ऋण प्रदान किया जा सके। ऋण 12 से 36 महीने के लिए 20 लाख से 50 लाख तक होंगे, और पुनः ग्राहक 75 लाख रुपए तक के ऋण के लिए भी पात्र होंगे जो एक बार पेमेंट ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो एमएसएमई कम से कम 3 साल पुराने होने चाहिए, जिनका वार्षिक टर्नओवर 3 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए के बीच हो, और उन्होंने पिछले 3 वर्षों के लिए जीएसटी और आईटीआर प्रदान करना होगा। क्लियर? तो ये कंडीशंस होंगी एमएसएमई के लिए। और निधियों का उपयोग किस लिए किया जाएगा? बुनियादी ढांचे में प्रवेश, कार्यशील पूंजी, नई मशीनरी, प्रौद्योगिकी अपनाने और ओवरहेड लागतों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आंध्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी एमओयू साइन किया है अन्ना यूनिवर्सिटी इनकम्बेशन फाउंडेशन के साथ, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को भारत में क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बढ़ाया जा सके, इसलिए अन्ना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन फाउंडेशन और आंध्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी व्यापक दर्शक तक पहुंच और महत्वाकांक्षी उद्यमियों का समर्थन करने के लिए दोनों संगठनों की ताकतों का उपयोग करने का लक्ष्य रखती है। एआईसी आंध्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ स्टार्टअप को इंक्यूबेट करेगा, कार्यक्रमों और आउटरीच कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा, प्रारंभ में सामाजिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्य व्यक्तियों में आंध्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षता डॉक्टर वीएल इंदिरा दत्त और एआईसी अन्य यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन फाउंडेशन की निर्देशक और सीआई डॉक्टर पी उमा महेश्वरी शामिल है। नेक्स्ट इज गार्डन रिच शिप बोर्ड डीआरडीओ के लिए 500 करोड़ रुपए के सौदे में अनुसंधान पोत का निर्माण करेगी। तो गार्डन रिच शिप बोर्ड बिल्ड करेगी वेसल फॉर डीआरडीओ, और कितने करोड़ की डील हुई है ये? 500 करोड़ की ये डील हुई है। तो जीआरएससी को सबसे कम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद चुना गया, जो जहाज निर्माण उद्योग में इसकी स्पर्धात्मक को दर्शाता है। समझौता वर्तमान में बातचीत के चरण में और अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। सफल वार्ता और अनुबंध पर हस्ताक्षर जीआरएससी के रक्षा क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करेगा और इसके विकास में भी ये कहीं ना कहीं योगदान करेगा या हेल्प करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज केंद्र ने राज्यों को 1.39 लाख करोड़ जारी किए हैं। तो केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ के कर हस्तांतरण को मंजूरी दी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, बेसिकली लोन दिया है। इसमें त्वरित विकास के लिए एक अतिरिक्त किस्त शामिल है। राज्य सरकार को विकास और पूंजी खर्च बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्यों को उनकी वित्तीय और विकासात्मक गतिविधियों में समर्थन देना है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर किए हैं 6.1% स्टेक ऑफ CCIL IFSC में। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 6.125% क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFSC के शेयर 6.125 करोड़ रुपए में हासिल कर लिए हैं। इस कदम का उद्देश्य गिफ्ट सिटी IFSC में बैंक की रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाना है। यह अधिग्रहण गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने और बढ़ाने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। SBI एम्पावर बोरोवर्स विद 2003 करोड़ इन को लैंडिंग एंडीवर। तो SBI ने शहर इन प्रयास में 2030 करोड़ के साथ उधारकर्ताओं को सशक्त बनाया। तो दिस इज 2030 करोड़। तो भारतीय स्टेट बैंक ने 23 गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के साथ साझेदारी की।
इस सहयोग के माध्यम से एसबीआई ने कुल 2030 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं। इस पहल से 2.79 लाख से अधिक उधारकर्ता लाभान्वित हुए हैं। इस कदम का उद्देश्य है एसबीआई की ऋण वितरण पहुंच को व्यापक बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट इज अ डिफेंस न्यूज। तो अगली जो हमारी न्यूज है वो डिफेंस से है। सेना ने एकीकृत जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक लॉन्च किया है। तो विद्युत रक्षक आपको याद रखना है, जिसको डिजाइन, ये प्रणाली को बेसिकली विकसित किया है सेना डिजाइन ब्यूरो ने और अभी से लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। ये एक जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली है। इससे सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च 5 जून को हुआ, जिसमें सेना के तकनीक आधारित नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। क्लियर? तो याद रखना है विद्युत रक्षक। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। अभी नॉर्वे चेस चैंपियनशिप हुई है, जहां पर मैग्नस कार्लसन ने मेल कैटेगरी में अवार्ड जीता है और जू वेंजुन बनी है चैंपियनशिप इन फीमेल कैटेगरी। तो 2024 नॉर्वे शतरंज खिताब ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया, जो उनका छठा टाइटल है, जबकि हिकारू नाकामुरा ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर रहे। महिला विश्व चैंपियन जू वेंजू ने लेटई टिग्जी को हराकर महिला नॉर्वे चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। ये इसका 12वां संस्करण था जो नॉर्वे में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, फॉर्मूला 1। मैक्स वेस्टरपन ने लगातार तीसरे साल कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो इस बार मैक्स वेस्टरपन ने फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का टाइटल जीत लिया है, जो उनकी 60वीं फॉर्मूला 1 जीत और इस सीजन में 9 रेसों में उनकी छठी जीत है। मैक्लारेन के लैंडो नॉरिसन दूसरे स्थान पर रहे और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल इस जीत में तीसरे स्थान पर रहे। क्लियर? यह जीत वेस्टरपन के लगातार तीसरे कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब को चिन्हित करती है। इससे पहले ये 2022 और 23 में भी इस खिताब को हासिल कर चुके हैं। जॉर्ज रसेल ने 2024 सीजन के लिए मर्सिडीज का पहला ग्रैंड प्रिक्स पोडियम फिनिश हासिल किया। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। सुमित नागपाल ने जीता अपना 6वां एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब। तो जो एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट है जो अभी जर्मनी में कंडक्ट हुआ है, वहां पर सुमित नागपाल ने इसको जीत लिया और ये इनका 6वां या छठा एटीपी चैलेंजर खिताब है। उसकी जीत उसे भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष एकल खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। नागपाल की उपलब्धि उनके टेनिस करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होती है। नेक्स्ट इज, अभी हमने पढ़ा है मैक्स वेस्टरपन, जिन्होंने अभी क्या जीता है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है कॉन्जिक्यूटिव थर्ड ईयर, तीसरी बार। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें तो 11 जून को इंटरनेशनल खेल दिवस, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। जिन सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल की प्रक्रिया को सुरक्षित करना, प्रोत्साहित और प्राथमिकता देना ही इसका उद्देश्य है। उसके साथ साथ खेल के समग्र विकास में महत्व को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम का आयोजन वैश्विक स्तर पर इस अवसर को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो कमल किशोर सोहेन ने बेसिकली ये डीजी बने हैं ईएसआईसी के। तो कमल किशोर सोहेन को महानिर्देशक और अतिरिक्त प्रभार बेसिकली दिया गया है ईएसआई का। वे श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक भी हैं, बेसिकली उसके रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। सोहन ने राजेंद्र कुमार का स्थान लिया। तो इससे पहले ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल कौन थे? राजेंद्र कुमार, जिन्हें मई 2024 में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कमल किशोर सोहन झारखंड कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनके पास विभिन्न विभागों में व्यापक अनुभव भी है। नेक्स्ट इज प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के रूप में अभी शपथ ली है। तो वे सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में उनका दूसरा लगातार कार्यकाल है जिसे वो संभालेंगे। 56 वर्षीय राजनेता को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा शपथ दिलाई गई। तो सीएम को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। समारोह गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो याद रखना है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग किसने शपथ दिलाई है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो वहां के गवर्नर है। नेक्स्ट इज इंदरपाल सिंह को अपॉइंट किया गया है सीसीआई का सेक्रेटरी।
तो जो हमारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? इंदरपाल सिंह बिंद्रा को। बिंद्रा आईआरएस अधिकारी अनुपमा आनंद की जगह लेंगे, जिन्होंने नियामक में शामिल होने के 8 महीने के भीतर इस्तीफा दे दिया। यह नियुक्ति सीसीआई में नए नेतृत्व लाने की उम्मीद है। बिंद्रा का भारतीय राजस्व सेवा में अनुभव उनकी नई भूमिका में मूल्यवान होगा। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए 11 जून 2024 के। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस की। इंटरनेशनल न्यूज में हमने देखा कि अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इलेक्शन हुआ है, जहां पे कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोंग यंग को 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद हमने देखा इंडिया ने अपने पोर्ट्स का जो सिस्टम है, जो ऑपरेशन है, उसको क्या किया है, संचालन है, उसका विस्तार किया है, जिसमें टारगेट किया है मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। उसके बाद हमने देखा है कि प्रवासियों की मदद करने के लिए पुर्तगाल ने अभी गोल्डन वीजा योजना स्कीम स्टार्ट की है, उसकी शुरुआत की है। उसके साथ साथ हमने देखा फ्रेंच प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी है जैसे ही यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में उनकी हार हुई। उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जिसका 112वां सेशन हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में, भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और उसके साथ साथ अभी एक्वेटिक ओवरटेक वाइल्ड फिशरीज फॉर फर्स्ट टाइम अभी यूएन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जारी की है कि जो जंगली कृषि है उसने जंगलीय मत्स्य पालन को पीछे छोड़ दिया। सेकंड, राष्ट्रीय समाचार पढ़े हमने, जिसमें देखा कि सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला लोकसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रियंका को बनाया गया है, या प्रियंका भी अपॉइंट हुई है। राज्य न्यूज में हमने देखा कि राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उसके बाद हमने कुछ बैंकिंग और वित्त समाचार देखे, जिसमें हमने आरबीआई का देखा कि एमपीसी बैठक 2024 हुई है, जिसकी कुछ बातें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं। उसके साथ साथ में सेबी ने क्रैश को मैंडेटरी कर दिया है कि वो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर में भी केवाईसी अपडेट करें। उसके साथ साथ हमने मुथूट माइक्रोफिन और एसबीआई का पार्टनरशिप देखी, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, उसके लिए फाइनेंशियल प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ अश फिनटेक लिमिटेड ने पैट एचडीएफसी बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है कि वो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन एमएसएमई को प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ हमने आंध्रा चैम्बर और एआईसी अन्ना यूनिवर्सिटी का हमने एमओयू देखा था, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को भारत में क्या किया जा सके, और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। और अभी डीआरडीओ के लिए एक रिसर्च वेसल बिल्ड करेगा गार्डन रीच शिपयार्ड, जिसकी डील अभी हुई है 500 करोड़ की। और सेंटर ने स्टेट को अभी लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है 1.39 लाख करोड़, ये भी अभी हमने न्यूज में देखा था। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर करेगा 6.1% स्टेक ऑफ सीसीआईएल। और उसके बाद हमने देखा कि एसबीआई एम्पावर बोरो विद 2.30 करोड़ इन को लेंडिंग एंडेवर। एसबीआई ने सह ऋण प्रयास में 2003 करोड़ के साथ उधारकर्ताओं को सशक्त बनाया। डिफेंस न्यूज में हमने देखा था विद्युत रक्षक, जिसको अभी आर्मी ने लॉन्च किया है जनरेटर निगरानी और नियंत्रण प्रणाली के लिए। उसके बाद हमने कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे, जिसमें हमने देखा मैक्सन कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया, जहां पर भारत के आर प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर ले। उसके साथ साथ कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो मैक्स ने अभी इस फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमने देखा था कि सुमित नागपाल ने जीता है अपना 6वां एटीपी चैलेंजर टेनिस को टूर्नामेंट, और मैक्स वेटस्टरपन ने लगातार तीसरे वर्ष कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स में अपना दबदबा बनाए रखा। इंपॉर्टेंट डेज हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि 11 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और नियुक्ति और इस्तीफे में हमने 3 अपॉइंटमेंट्स देखी हैं। सबसे पहले कमर किशोर को, जिनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ईएसआईसी का। उसके साथ साथ हमने देखा प्रेम सिंह तमांग ने अभी शपथ ली है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के रूप में, और इंदरपाल सिंह बिंद्रा को अपॉइंटेड किया गया है सीसीआई सेक्रेटरी के रूप में। क्लियर? तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट 11 जून 2024 के करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।